बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ये हमने बार बार इस प्रोग्राम में बात की है और आपको बहुत सारा टैलेंट दिखाया भी है। लेकिन अब जिस इनिशिएटिव की हम बात करने लगे हैं, उसने पाकिस्तान के लिए माजी में भी बहुत सारे इनामात जीते हैं। जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर बात करते हैं और स्पेशली जब हम अब होने वाले इस मुकाबले की बात करेंगे तो इसमें भी हम बहुत पुरुमीद हैं, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है। इनको मौके की तलाश होती है, इनको ना सिर्फ मौका दिया गया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया। आप अपनी पूरी ज़िंदगी को स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो बदल सकते हैं। तो इस मौके के बारे में हम बात करेंगे और आपका मैं तारुफ भी कराऊंगा, क्योंकि नॉर्वे कप 2024 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का तरबेती कैंप आज मुकम्मल हो गया है और इसके बाद अब ये टीम इवेंट के लिए रवानगी के लिए तैयार है। इस बारे में हम बात करेंगे किस तरह की सपोर्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है उनकी तरफ से भी सपोर्ट किया गया है इसको, तो उनका भी बैनर ये कैरी कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने लगे हैं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से पूरी कौम की दुआएं, नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। हम सारे जो हैं वो यहाँ से दुआ भी करेंगे, पूरी उम्मीद भी लगाएंगे और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी नॉर्वे में भी होगी वो भी भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट करेगी। तो इस तमाम इनिशिएटिव पर बात करेंगे और आपका मैं तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेहान ताहिर हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैदान कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को देख भी रहे हैं और इस सारी चीज़ की जब एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर बात करते हैं तो उसको भी लीड कर रहे हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिन प्लेयर्स की मैं बात करूं उसमें सबसे पहले हमारे साथ हैं मोहम्मद अदील, जो कि कप्तान है इस कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक और खिलाड़ी इस कौमी फुटबॉल टीम जो है स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जिसकी हम बात करते हैं, जनाब शाहिद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं शाहिद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो रेहान, सबसे पहले तो इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। अब कुछ ही दिन रह गए हैं तो मुझे पता है कैंप मुकम्मल हो चुका है। सारा जो प्रोजेक्ट है और जो प्रोसेस है उसके बारे में बताइएगा, साथ ही साथ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का भी साथ आपको है उसके बारे में भी निशानदेही कीजिएगा। बहुत शुक्रिया पीटीवी का, हमेशा हमें पज़ीराई मिली है और आपके तवज्जुह से ही हमेशा हमारी बात जो है अवामुन्नास तक और पाकिस्तान की गली कूचों तक पहुंची है। स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चे वही हैं, वो बच्चे जो गली कूचों के अंदर अपने खेल के ज़रिए दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, और हमारी कैंपेन भी यही कि आई एम समबॉडी, हाँ मैं भी कुछ हूँ। और इसमें तीन चीज़ों की हम बात करते हैं, राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू प्ले, राइट टू एजुकेट। हर बच्चे का बुनियादी हक है शनाख्त, हर बच्चे का बुनियादी हक है खेल, हर बच्चे का बुनियादी हक है तालीम। और जो कि रियासत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी के आर्टिकल 25A के मुताबिक हर बच्चे को हम तालीम की तरफ लेकर जाएँ और खेल के ज़रिए आप उसकी शख्सियत को जब तैयार करते हैं, उसको निखारते हैं, दुनिया के सामने फ्लोरिश करते हैं, तो यकीनन वो बच्चा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अच्छी नुमाइंदगी करते हुए एक अपने घराने का खुद कफील बन जाता है। तो हमने 2014 से इस सिलसिले का आगाज़ किया। आपके सामने स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप जब ब्राज़ील में हुआ, उस सफ़र का आगाज़ लियारी के बच्चों से हुआ। एक बड़ी कामयाबी 2018 का रशिया वर्ल्ड कप, आपको याद है पाकिस्तान ने इंडिया को 15-0 से हराया, फाइनल तक पहुँचे। और 2022 का कतर स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में जब ये बच्चे गए तो ये फाइनल इनकी रसाई हासिल हुई, एक पै दर पै एक कामयाबी को सिलसिला। और नॉर्वे कप में ये 5वीं शिरकत होगी। इंशाल्लाह हमारा स्क्वाड कल जो है पाकिस्तान से फ्लाई कर जाएगा नॉर्वे की जानिब। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब थे तो आपको याद होगा ममनून हुसैन साहब ने इन बच्चों को पहली मरतबा स्टैंडिंग ऑफ सेरेमनी जो है वो प्रेसिडेंट हाउस से हुई। जब वापस आए, बल्कि जाते हुए उन्होंने अपना कौमी परचम भी दिया हमारे कप्तान अब्दुल्ला को, जो कि एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि कौम की इज्जत आप स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले है, जिसको माशरे में हम निगलेक्ट कर देते कि शायद ये बच्चे किसी काबिल नहीं, लेकिन उन्हीं बच्चों ने कौम का सेहरा जो है वो बुलंद कर दिया, सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और अब 2022 में जब हम कतर गए, आपको याद होगा उस वक्त भी हुकूमती सरपरस्ती हमारे साथ शामिल हाल रही। और अब 2023 में शहबाज शरीफ साहब ने जब लास्ट गवर्नमेंट में हमें स्टैंडिंग ऑफ सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर हाउस से की, तो यकीनन पाकिस्तान के गली कूचों के हर बच्चे को ये यकीन हो गया कि कौमों के बड़े कौमों की सरपरस्ती करने के लिए तैयार हैं। और मुशराना मशहूद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ज़रिए इस टीम को ये इस दफ़ा ये वक़्त दी है, ये वैल्यू दी है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो नौजवानों का प्रोग्राम है हम इन बच्चों को ऑन करते हैं। और ये बच्चे इंशाल्लाह जब कल उतरेंगे नॉर्वे की सरजमीन पे तो यकीनन पाकिस्तान का झंडा सर से फ़ख्र से बुलंद कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये एक पै दर पै सिलसिला है, इसमें पै दर पै तमाम लोगों की कोलैबोरेशन शामिल है और हम इन बच्चों को हर दफ़ा तैयार करके कौम के इदारों की जानिब मुंतकिल कर देते हैं। 30 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स में इस वक्त हमारे बच्चे खेल रहे हैं। अभी आपने अदील की जिस तरह बात की, तो अदील हमारे स्ट्रीट चाइल्ड प्लेयर थे जब ये कतर में गए, लास्ट ईयर नॉर्वे में गए। 17 ईयर्स इनकी एज है, अंडर 17 का ये इस वक्त कप होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, लेकिन ये बच्चा कौमी फुटबॉल टीम में भी शामिल हो चुका है। जॉर्डन भी देख कर आए, जॉर्डन खेल कर आए।
तो ये जो एक कौम के लिए कौम के तोहफे हम पेश कर रहे हैं फुटबॉल की दुनिया के अंदर, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है। एक चीज़ के अंदर मैं ऐड करूँगा, फिर हम अपना गुफ्तगू आगे ज़रूर बढ़ाएंगे आपसे, कि फ़ुटबॉल जो है दुनिया में सबसे मारूफ खेल है, और पाकिस्तान में यकीनन आपको पता है सबसे गरीब परवर खेल भी फुटबॉल है। वैसे जो क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आसानी से खेले जाने वाला खेल है कि एक गेंद जो है वो 22 बच्चों को इंगेज कर देती है। तो हमने इसी टूल को अपनाते हुए स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के इस एजेंडे पे काम किया, और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ शहरों में हमारी 30 से ज़ायद अकेडमीज़ हैं जो ग्राउंड लेवल पर हैं। और अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के यूथ प्रोग्राम से ये एक मुआहदा भी होने जा रहा है कि हम इन 30 अकेडमीज़ को, चीचा वतनी, रहीम खान, नोश की, वज़ीरिस्तान, खैबर एजेंसी, ये वो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर हम इन अकेडमीज़ को मज़ीद फ़ाल करेंगे, उनको कौमी धारे में लेकर आएंगे और नए टैलेंट को जो है वो सामने लेकर आएंगे। और एक बात आखिर में इसके मुनासबत से अर्ज़ कर दूँ कि ये जो बच्चे हमने इकट्ठे किए ये कौम के लिए, क्योंकि बताना ज़रूरी है कि हम इनके पास खुद पहुँचे। हमने इनके ट्रायल्स वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, कराची में, पूरे पाकिस्तान से, यानी पूरे हम हर जगह खुद पहुंचे। हमने इनको लाहौर इकट्ठा नहीं किया, हमने इनको कराची या बड़े शहर में इकट्ठा नहीं किया। ये वो बच्चे हैं जो कि पे नहीं कर सकते थे आने के लिए, तो टैलेंट को हंट करने के लिए मैदान में उतरे, हम उनके घरों तक पहुंचे, उनके लोकल मैदानों में इनके ट्रायल लिए, और उस फाइनल 100 के स्क्वाड में से आज 15 बच्चे जो है नॉर्वे का स्क्वाड का हिस्सा। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जिस तरह रेहान ने भी सारी चीज़ों की निशानदेही की, आई थिंक एक पूरा बैक प्रोसेस होता है। हम बार बार ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जब जिनको पजीराई मिलती है तो उसके पीछे एक पूरा टीम वर्क होता है। जितनी टीम शामिल है जो उन इलाकों में गई जहाँ से, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से जो प्लेयर्स के घर वाले हैं उनसे लेकर जितने भी लोग, ख़ास तौर पर राना मशहूद साहब की बात करें तो बड़ा एक्टिवली वो इस पूरे इनिशिएटिव में इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने खुद बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लिया। फिर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्ट इसके ऊपर लिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का टाइटल भी कैरी कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अदील, सबसे पहले तो आप इस तजर्बे के बारे में बताएं। अब ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान टीम का भी तजर्बा है, जो तैयारी है, सारी चीज़ें हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर इस परफॉर्म करने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अदील और मेरा ताल्लुक़ है KP के टांग से। टांग के साथ एक छोटा सा गांव पठानकोट, मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। बचपन से ही शौक़ था फुटबॉल खेलने का, तो 2021-22 में ट्रायल्स हुए, हमारे सर रशीद आए टांग में। इनकी सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये हर इलाके में जाते हैं ताकि कोई गरीब बच्चा ये इस वजह से ना रह जाए कि मेरा किराया लगता है, मैं इधर नहीं पहुंच सकता। वरना ये किसी सिटी में भी रख सकते थे, सारे बच्चों को बुला सकते थे, लेकिन नहीं, ये हर एक इलाके में जाते हैं और ट्रायल्स कराते हैं। तो मैंने अपने टाउन हॉल में मैंने ट्रायल दिए, तकरीबन 100 बंदे थे, उनमें से मैं सेलेक्ट हुआ। फिर हमारा कैंप लगा स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप कतर के लिए, उधर 150 थे, 150 में से 15 ने जाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्क्वाड का हिस्सा रहा और हम कतर गए स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी टीमों को शिकस्त दिया, जिसमें ब्राज़ील भी है। ब्राज़ील की फ़ुटबॉल तो फेमस है पूरी दुनिया में, तो हमने ब्राज़ील को भी शिकस्त दी पेनल्टी किक्स पे, और हमने अच्छी अच्छी टीमों को शिकस्त दिया। बदकिस्मती से हमने पेनल्टीज़ पर फाइनल लूज़ कर दिया। तो उसके बाद मैं आया तो 2023 में नॉर्वे कप था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका भी हिस्सा रहा हूँ, और नॉर्वे में हमने बहुत अच्छी अच्छी टीमों को शिकस्त दिया, माने प्लेयर्स थे उनमें से। तो उधर भी हमने पेनल्टीज़ पर फाइनल लूज़ किया। अगर मैं उससे आया ना तो पाकिस्तान अंडर 19 सेफ चैम्पियनशिप थी, तो उसके ट्रायल्स थे। हम नॉर्वे से आए हुए थे, तो हम ट्रेनिंग में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रायल दिए तो रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे पिक किया। तो हम गए नेपाल सेफ अंडर 19 खेलने के लिए, तो हमने बहुत अच्छी अच्छी टीमों को शिकस्त दिया। उधर भी हमने फाइनल लूज़ किया। बस किस्मत ही ऐसी जा रही है कि फाइनल पे रुक जाते हैं। मुझे लगता है इस बार होने वाला ही है आपका हाल। इंशाल्लाह इस बार किस्मत चेंज होगी। तो वहाँ से आया तो पाकिस्तान नेशनल टीम के जो कोचेस हैं वो मैचेस देखते थे, उन्होंने मेरे स्किल्स वगैरह देखे तो मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट किया नेशनल टीम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बार जॉर्डन में नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट किया। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है माशाल्लाह। इस बार पूरे पाकिस्तान से बच्चे लिए गए हैं, अच्छे लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं। 2 टाइम ट्रेनिंग, तकरीबन 2 महीने कैंप हमारा मीरपुर में भी लगा है, वहाँ पर 2 टाइम ट्रेनिंग करते थे। सुबह फिज़िकल करते थे, शाम को टेक्निकल और टैक्टिकल। जो हमारे कोच है कोच रशीद साहब बहुत ही मेहनत काश हैं, उसने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि रेस्ट है। जुम्मे के दिन, इतवार के दिन बच्चे तंग हो गए थे कि यार कभी तो रेस्ट होते, बस कर दें अब। जी। तो रशीद सर ने कहा नहीं, मेहनत करनी है, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की। अब 5वां दिन है, हम यहाँ पर आए हैं, मैचेस खेल रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तकरीबन 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं।
और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह जा रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह, मेहनत तैयारी करेंगे। पूरी है यानी इस जी 3 फाइनल हारे हैं तो उसका जोश में दिल में है, तो इस बार इंशाल्लाह फाइनल जीत कर आएंगे यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बातें अदील ने की और आई थिंक यही वो प्लेटफॉर्म होता है। और जहाँ तक कोच साहब का ताल्लुक है, आई थिंक वो जितनी सख्ती है वो पे ऑफ करेगी जब इंशाल्लाह ट्रॉफी लेकर वतन वापस आएंगे। और मेरा ख्याल है यही कुछ चीज़ें होती हैं जब आप इनको एक दफ़ा आगे जाकर उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, फिर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आपको समझ आती है कि वो तमाम जो डॉट्स थे वो कनेक्ट हो गए हैं। शाहिद साहब आप बताइए, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, फुटबॉल खेलते हैं, शौक से खेलते रहे हैं, फिर अब इस स्ट्रक्चर में आ गए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा एक सफ़र रहा है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद तानले वाला के गांव चौकदिता से है और बचपन से ही शौक़ था खेलने का। तो वहाँ हमारे इलाके में ट्रायल हुए मुसलमान के और वहाँ पर सेलेक्ट हुआ मैं। तो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ और कैंप लगा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। यहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे थे और 15 जाने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 15 का हिस्सा हुआ। बहुत खुशी हो रही है और शुक्रगुजार हूँ मुसलमान का। तो इंशाल्लाह मेहनत भी बहुत की है, 2 टाइम ट्रेनिंग की है जैसा दिल ने बताया, और इंशाल्लाह फाइनल जीत कर आएंगे। अच्छा शायद वैसे आप जब भी हम अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं तो शौक के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि फिर आप कैंप में गए हैं तो उसमें फिर बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, स्किल का पता चलता है, फिर कोई प्लानिंग होती है उसके बारे में पता चलता है। तो वो कितना मुख्तलिफ था जब आपने देखा कि अब मैंने एक आम खिलाड़ी से अब मैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनता जा रहा हूँ? बहुत फ़र्क था गांव के गेम में और यहाँ पर जो प्रोफेशनल गेम में बहुत फ़र्क था। और रशीद साहब ने हमें उस गेम से निकाल कर इंटरनेशनल गेम में डाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत भी की है, तो रिज़ल्ट भी देंगे इंशाल्लाह। यानी तैयारी पूरी है आपकी जाने के लिए? इंशाल्लाह। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा रेहान, जब हम इस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि आप हर इलाके में गए हैं, ये वो बेसिकली इलाके हैं जो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पोर्ट्स की उस हर इलाके तक नहीं पहुंच सकी। अभी भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का एक अहम पहलू यही है कि हर इलाके में ऐसी फैसिलिटी बनानी है कि हर स्पोर्ट्स को जो है वो पजीराई मिले। तो अब इसका आगे फर्दर प्रोसेस हम कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने इसमें जो सबसे अहम चीज़ की निशानदेही की है, जिसके मेरे ख्याल से अगर हम अदील की बात करें, ये उसका जीता जागता सबूत है कि उन्होंने ज़िंदगी ना सिर्फ अपनी बदली बल्कि वापस इलाके में भी वो एक लोकल हीरो, तो जो हीरो बनाना है उस इलाके के लिए, ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने बात की है ना, कि आप कौम के बच्चों को ये एहसास सबसे पहले देना ज़रूरी है कि कौम के बड़े उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रख के बैठे हुए हैं। हम इदारों का जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका हमेशा से ये काम होता है कि वो हुकूमत के साथ दस्ते बाजू बन जाएं, और जहाँ गैप्स हैं, जहाँ हुकूमत शायद उन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वहाँ वो अपने लोकल डोनर्स के साथ, अपने ज़ाती रिसोर्स के साथ उस इलाके में या उन लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ हुकूमत के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करें। आपको याद होगा कि आज से 1 माह कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तालीमी एमरजेंसी नाफिज की। बिल्कुल। इस तालीमी एमरजेंसी का बुनियादी अगर आप उसका एक पहलू देखें, जो पाकिस्तान में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो 2 करोड़ 82 लाख तक पहुँचे। पहले 2.5 करोड़ का एक फिगर था, हर जगह आप उसको देखते थे। उस 2.5 करोड़ 2 करोड़ 82 लाख बच्चों में हमने जो उसमें जो हम डिक्लेयर करते हैं वो 23 लाख बच्चे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन की पहले एक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी। वो बच्चे जो वालिदैन की निगहदाश्त के बगैर, सुपरविजन के बगैर गली कूचों पर वक्त गुजार देते हैं 10 से 15 घंटे, 10 से 12, 10 से 15 घंटे। और वो बच्चे कौन हैं? आपने भी देखा होगा कि होटलों में काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा दुकानों पे काम कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद कैपिटल की अगर बात करें तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ भी मांगने वाले बच्चे आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये कौम के बच्चे, सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना। वो कोई बच्चे हो, चाहे वो बलूचिस्तान का बच्चा आपके सामने हो, टांग का बच्चा हो, फैसलाबाद का हो, वो कौम का बच्चा है। तो हमने सबसे पहले इस इनिशिएटिव को लिया कि स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, कि स्पोर्ट्स के ज़रिए डेवलप किया जाए इन स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों को जो पढ़ नहीं सके, जो स्कूल में नहीं जा सके। तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को एक तो हमारी काविश है कि स्कूल तक लेकर आए, लेकिन साथ साथ काविश ये है कि अगर ये स्कूल नहीं जा सके तो इनको कैसे डेवलप किया जाए, इन्हें किस तरह ख्वांदा बनाया जाए, किस तरह इनको स्किल दी जाए। तो इनके पास एक हथियार था, वो इनके पास खेल का बेहतरीन जो मुजाहिरा था, वो टैलेंट था, वो इन्होंने पेश कर दिया। और आपको अभी ये बात सुन के हैरानगी हो रही होगी कि ये वो बच्चे हैं जो जुम्मे और जुमेरात को फुटबॉल खेलते हैं। इनके पास टाइम नहीं है।
ऑल द वीक दे आर बिजी इन देयर वर्क्स। जो कोई भट्टे पे काम करता है, कोई किसी और जगह पर काम करता है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहता आपके सामने, तो माशरती बुराइयों का शिकार भी ये बच्चे हो सकते हैं। आपके पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान में, जिसकी मैं इस वक्त आज बात करूं, सेफ गार्डिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो वहाँ इन बच्चों को इन तमाम बुराइयों से बचाने के लिए, कौम के हीरो बनाने के लिए एक प्रोसेस डिजाइन। तो आपने जाती तौर पर क्या तब्दीली देखी जब ये बच्चे जब वापस आते हैं उस सर, इंटरनेशनल बहुत कल्चर से, बड़ी क्या देखते तब्दीली ये है कि इन बच्चों के अंदर ये अज़म आ चुका है कि ये कौम के बच्चे, जिस तरह आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार आप प्राइम मिनिस्टर की इनिशिएटिव की बात करते हैं, सबसे बड़ी जो कामयाबी मैं समझता हूँ, एक तो ये कामयाबी कि ये पै दर पै एक सिलसिला है। हमारा कोई बच्चा, उस तरबियत का असर ये है कि इन 9 आलमी दौरा जात में, जिसमें शिकागो का दौरा भी है, जिसमें 4 नॉर्वे के टूर भी हैं, जिसमें अच्छे ममालिक की मैं बात बिल्कुल, करूँ, कतर है, रशिया, बिल्कुल। कतर और दूसरे ममालिक भी हैं, ब्राज़ील भी है, कोई बच्चा भी हमारा स्किप नहीं हुआ। कोई खिलाड़ी भागा नहीं अपने मुस्तकबिल को उनके लोकल क्लब्स को देखकर ट्रैक नहीं हुआ। उसको ये उम्मीद और यकीन हमने दिलाया कि जब आप वतन वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट मैदान, हमारे इदारे मौजूद है और कौम के बड़े मौजूद है जो आपकी सरपरस्ती करेंगे। दिस इज द रियलिटी। कौमी हीरो कहलाएंगे, कौमी हीरो बिल्कुल। कहलाएंगे। और इनके गांव में जब ये पहुंचे, जब ये लोग जीत कर आए, तो एक हंगामा सा बर्पा हो गया। और जिस तरह इनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह इनकी गुलपाशी की गई वहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कि अमेजिंग एक व्यू देखने को मिला। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये हमारा एहतमाद तो जो हमने इनको दिया, और उसका जो आर्टिकुलेशन उनकी नज़र आई वो ये कि ये बच्चे वतन वापसी की तरफ मौजूद भी हैं। आज पाकिस्तान के 30 से ज़ायद डिपार्टमेंट में खेल भी रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले साल जो हमारे कतर वर्ल्ड कप में और जो नॉर्वे में गया लड़का, वो पाकिस्तान वापडा की टीम में शामिल हो चुका डिपार्टमेंट्स में है। से तो लेके उसको डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी भी मिलेगी, वो खेलेगा भी। इसी तरह हमारा जो बच्चा 2018 के वर्ल्ड कप में जो कैप्टन था, आप हैरान होंगे, डेविड बैकम के साथ 2022 में से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड का एजेंडा है, जिसपे वो कतर वर्ल्ड कप में हमने ये किया। तो उस बच्चे का मोराल तो देखें आप, कि जिस बच्चे को गली कुछ में कोई पूछता नहीं था, वो एक कच्चे से मकान में रहता था, Legend के साथ उसका वालिद इस दुनिया से चला गया, वो एक यतीम बच्चा था। आज वो बच्चा अनकरा में तालीम हासिल कर रहा है हमारे वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के थ्रू, और वो लेजेंड ऑफ द वर्ल्ड के साथ बैठ के बात कर रहा है। तो ये वो मुकाम, ये वो आगही और शऊर के दर्जे हैं जो हमारी काबिश इन अकेडमीज़ के ज़रिए थे। और हमने जो 30 अकेडमीज़ कायम की हैं, जो मैंने पहले निशानदेही भी की, इनका मकसद ये था कि उन दूर दराज इलाकों के बच्चों को हम इकट्ठा करें, उस टैलेंट को निकालें, ताकि कल को ये ना कि ये लाहौर के बच्चे हैं, इस्लामाबाद के बच्चे, बल्कि ये वो बच्चे हैं जो मेरे और आपके नहीं, बल्कि ये स्ट्रीट किड्स थे, जिनको बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं थी, जिनके घर पे, जिनके सर पे वालदैन का, कईयों के सर पे साया भी नहीं है, जिनको कोई बड़ा देखने वाला भी नहीं है, जो वालदैन कहते हैं बस निकल जाओ पैसे कमा कर लाओ। हमने उन बच्चों को इकट्ठा करने का सिर्फ मकसद ये है कि इनकी तरबियत की जाए, उनको एक पाकिस्तान का एक सफ़ीर की हैसियत से उनको पेश किया जाए। उनके खाने के अंदाज बदल गए, उनके पहनने के अंदाज बदल गए, उनके स्टाइल के अंदाज बदल गए। हमने हर वो चीज़ में कोशिश की, लाइफ स्किल दे दिया लाइफ हमने हर चीज़ में कोशिश की है कि उनको एक वैल्यू नज़र आए उनकी लाइफ के अंदर, ताकि वो ये महसूस करें कि हम पाकिस्तान में जब जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो क्लब्स, और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो फुटबॉल का रिवाइवल है सर, दिस इज़ द बेसिक जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के इन बच्चों के नाम जाता है, प्रोजेक्ट मैदान के नाम जाता है। और आपको एक बात मैं यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत के तारीफ़ के हवाले से ज़रूर यहाँ पर पेश करूँगा। पिछले साल जब हम नॉर्वे गए, पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्री में शामिल था। हम जब एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने कहा आपका जो मुल्क है वो नॉर्वे में हाई रिस्क कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान ने जब वहाँ पर अपने इन बच्चों ने खेल का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंगेज किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर, तो आप हैरान होंगे कि 5000 सिर्फ पाकिस्तानी, वैसे तो बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर आई, नॉर्वेजियन पीपल भी आए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये फुटबॉल मेला होने जा रहा है, तो 5000 सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ पर आए। 25000 का टोटल जो गैदरिंग थी, जो फाइनल मैच इनका देखने के लिए आए। इतनी पजीराई मिली, अब 3 माह कबल पाकिस्तान के सफारती स्तर पर दरवाजे खुल चुके हैं, पाकिस्तान नॉर्वे में हाई रिस्क कंट्री से निकल चुका है। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है और ये एजाज़ इन बच्चों के सर बिल्कुल, जाता है। ये बच्चे भी उस मुल्क के सफ़ीर हैं मेरे ख्याल से। जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप सफ़ीर बन के जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो रेहान ने कुछ बातों की निशानदेही की है, जो ये अकेडमीज़ भी हैं, मैं बार बार वही कहता हूँ कि आप जब ऐसे एक प्रोजेक्ट से निकलते हैं या आगे कोई अपना रास्ता बनाते हैं, तो सिर्फ आप नहीं हैं, आपके घर वाले नहीं हैं, आपका वो मोहल्ला, आपकी पूरी कम्युनिटी को आप तब्दील कर रहे हैं। तो आपके एक किस्म के कौमी हीरो तो ज़रूर हैं, लेकिन आप एक लोकल हीरो भी बनते जा रहे हैं। बच्चे आपको देखेंगे, मेरे ख्याल से बहुत क्या बात होती है अदील, जब आप अपने इलाके में भी जाते हैं, काफ़ी बच्चे होंगे, वो आपसे फिर पूछते होंगे, वो भी चाहते होंगे जो छोटे बच्चे कि हम भी अदील की तरह खेलें, फिर उनसे क्या गुफ्तगू होती है, आप क्या कहते हो उनको? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने फ़ाइनल लूज़ किया कतर में, तो मैं घर वापस गया तो हज़ारों की तादाद में मेरे इस्तकबाल के लिए लोग ठहरे हुए थे। ये मेरे लिए कौम की मोहब्बत है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये सब उनकी सपोर्ट है।
मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे भी हार लेकर मेरे लिए खड़े हुए थे। और टांग बाज़ार है ना, टोना हॉल, सारा भरा हुआ था मेरे लिए। मैंने कहा देखो कहाँ स्ट्रीट चाइल्ड, और जहाँ मेरे लिए इतने लोग जमा हैं, ये सब कुछ मुस्लिम हैंड के नाम जाता है। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। ये नहीं कि सिर्फ मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक कि जो मेरी टीम है अल मासूम, उनके लिए मुझे फ़ुटबॉल भी प्रोवाइड किया कि आपको तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी टीम को भी इसी तरह हमें सपोर्ट किया। तो उसी अल मासूम से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कीपर भी इस टीम का हिस्सा है, आर्यान। जब मैं कतर से आया तो उसने अपने अबू को कहा, उसका अबू तालीम के लिहाज से बड़ा सख्त है, इसको कहा कि फ़ुटबॉल नहीं खेलना, आपने सिर्फ तालीम ही करनी है। लेकिन उसने मुझे कहा कि अबू नहीं, मैंने भी अदील जैसा बनना है। तो यकीन मानिए मैं ग्राउंड जाता था ना, ये पसीने से बोस, हाँ मेहनत कर रहा है, कीपर है, दीवार पे शाटे मार कर रोक रहा है इधर उधर। मैं इसे कहता था गर्मियाँ यार ना करो, इसने कहा नहीं मैंने मेहनत करना है, मैंने आप जैसा बनना है बस। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस टीम का हिस्सा है। तो इसी तरह सबक हासिल करते हैं। इसी तरह हज़ारों बच्चे और भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि ये किस तरह अकेडमी है, किस तरह ये सपोर्ट करते। तो मैं बताता हूँ कि बड़ी सपोर्टिव है ये लोग। सिर्फ हमें भी सपोर्ट नहीं करते, हमारे घर वालों को भी सपोर्ट करते हैं। बस हज़ारों बच्चे हैं। मैं अपनी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, चाहे वो मीडिया पर हो, चाहे वो जिस तरह भी हो। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर मुस्लिम हैंड का। इनकी सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता। मुझे ये था। बताएं कि अब आपने क्योंकि उस इलाके की भी बात कर दी है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं जी तो वो इलाका है, साथ साथ और भी बहुत से गांव और इलाके होंगे, जी जी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काम कर रहे हैं या जिनको ऐसी सहूलत, तो अब वो मुस्लिम हैंड्स अकेडमीज़ तो ले आई है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कोई घर का प्रेशर होता है, वालदैन का प्रेशर होता है। जिस तरह आपने कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ इतना रुझान नहीं है, जी उन जी। बच्चों को, उनके वालदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो यही देना चाहिए कि अगर मेहनत करो ना तो इंसान कुछ भी बन सकता है। यही है, हमारे इलाके में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग कारखानों में काम करते हैं, उनको स्पोर्ट का टाइम ही नहीं मिलता। उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ सपोर्ट में मेहनत करो। पाकिस्तान में अगर आप लोग मेहनत करो ना तो आपको कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि मुस्लिम हैंड है, हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें भी इंटर करो मुस्लिम हैंड में, तो इंशाल्लाह उनको भी मैं लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह वो भी मेरी तरह अपनी कौम का फ़ख्र बनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। शाहिद साहब, इलाके का बड़ा एक ताल्लुक़ रहता है इंसान के साथ। आप भी जब जाएंगे इंशाल्लाह नॉर्वे में, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो आप कर रहे हैं, बल्कि पूरा जो आपका इलाका है वो भी इंतज़ार में होगा कि जी वापस आएंगे, हीरो बन के आएंगे। तो वो फिर इलाके पे जब लोगों से बात होगी, जब आप वो, अब आपने कहा पहले तो जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए हैं इतने ज़्यादा लोगों में से, तो यकीन आ रहा था, फिर लोगों से क्या बात हुई, इलाके के लोग क्या कहते हैं? इलाके के लोग यही कहते थे कि कैसे सेलेक्ट हुए हो। तो मैंने कहा मेहनत करनी पड़ती है बहुत, आप भी मेहनत करोगे तो यहाँ पर आ सकते हो। मेहनत का फल अल्लाह नहीं रखता किसी का भी, तो मेहनत करनी चाहिए। मैंने भी मेहनत की है, इसीलिए यहाँ पर हूँ, और मुस्लिम हैंड का भी शुक्रगुजार हूँ, उसकी वजह से भी यहाँ पर हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जब आप ये प्रोफेशनल लेवल की अब चीज़ें सीखी हैं, तो सबसे मुश्किल चीज़ कौन सी लगी है? पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान जब फुटबॉल की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि स्टेमिना जो है उसमें हम अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगी स्किल में? इसकी मुश्किल सभी चीज़ें हैं, लेकिन ये स्टेमिना ही है। वो पहले बहुत लूज था, लेकिन कोच साहब ने बहुत मेहनत कराई, भगा भगा के पूरा कर दिया। अब ठीक है, अब माशाल्लाह बहुत स्टेमिना है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले तो रेहान आपको, प्रोजेक्ट मैदान को बहुत मुबारकबाद हो, और अदील और शाहिद आपको भी बहुत मुबारक हो। आप रिगार्डलेस के वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रहती है, आप हमारे कौमी हीरो तो हैं, लेकिन आई थिंक हमारी जानिब से, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से पूरी कौम आपके लिए दुआएं कर रही है। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं जब आप अगली दफ़ा आप आएंगे तो इंशाल्लाह ट्रॉफी रख के फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप ज्वाइन कर रहे थे। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की। नॉर्वे जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हों, इस टीम को सपोर्ट कीजिए। हम आप तक इनके रिजल्ट्स लाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं जब अगली दफ़ा इनसे मिलेंगे तो एक ज़बरदस्त खबर के साथ मिलेंगे कि ये इंशाल्लाह ताला बनेंगे चैम्पियन, और इन चीज़ों को हम आगे भी गुफ्तगू में डिस्कस करते रहेंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। सबसे पहले वुमेन्स टी20 एशिया कप के लिए सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला होने जा रहा है बांग्लादेश से और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है मेज़बान श्रीलंका से। बड़ी ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की भी। जो हमने आखिरी 2 ग्रुप मैचेस की बात की थी उसमें एक मैच 9 विकेटों से नेपाल को शिकस्त दी, 10 विकेटों से मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी और फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं, इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने जा रहे हैं, उसकी भी इफ्तिताई तकरीब है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी कुछ डिसिप्लिन में इसमें हिस्सा ले रहा है। ख़ास तौर पर बहुत सारी नज़रें अरशद नदीम पर एक बार फिर हैं, फिर उसके बाद GM बशीर हैं जो शूटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने लगे हैं। स्विमिंग के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान अपनी नुमाइंदगी करेगा, तो उस बारे में भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान का ओलंपिक दस्ता जो है उसमें किन किन खेलों की नुमाइंदगी हो रही है और क्या होने जा रहा है। और आई थिंक थ्रू आउट अब जब हम प्रोग्राम्स करते रहेंगे तो साथ साथ ओलंपिक्स की अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है हमारा पैनल। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और इंटरनेशनल प्रेजेंटर सना मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद उवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सना सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है एज एक्सपेक्टेड। हम होस्ट श्रीलंका के खिलाफ जा रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश को खेलेगा, तो कैसे देख रही हैं दोनों सेमीफाइनल्स को? ऑब्वियसली देखिए पाकिस्तान श्रीलंका वाला सेमीफाइनल बड़ा अच्छा होना चाहिए। श्रीलंका की टीम ये याद रहे कि पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। इन्होंने अभी इंग्लैंड को भी इंग्लैंड में T20 हराया है और पाकिस्तान को ये लोग हरा के गए थे। उसके अलावा अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने हराया, उसमें मैथ्यूज़ नहीं थी जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैक्सिमम रन किए। पर ओवरऑल चमारी अटापट्टू के अंडर जितने भी यंगस्टर्स हैं श्रीलंका के, वो बड़े ज़बरदस्त एक्सप्रेसिव तौर पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, क्योंकि चमारी खुद इस तरह की प्लेयर है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छा, बहुत अच्छा एक रियलिटी चेक होगा बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली आपके पूल बड़ा टफ है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ स्कॉटलैंड है। तो ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए एक चेक होगा। मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने अब तक 2 मैचेस जीते तो हैं और बहुत कन्विंसिंगली जीते हैं, 9 और 10 विकेटों से। लेकिन पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट जो 1 साइडेड आप हारे, उसमें एक बहुत बड़ी वजह तीनों मैचेस में जो मुझे नज़र आ रही है वो डायना बेग को नहीं खिला रहे और हम 2 लेग स्पिनर्स और 2 लेफ्ट आर्मर्स से जा रहे हैं। अब इंडिया और श्रीलंका दोनों टीम्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैटर्स मौजूद हैं। चमारी खुद हैं, फिर इनके नीचे भी बड़े अच्छे प्लेयर्स आते हैं। इसी तरह इंडिया में अगर आप देखें तो स्मृति मंदाना है, फिर नीचे दीप्ति शर्मा है। तो ये पाकिस्तान को अपना शायद स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि जब टीम जीत रही है तो उसको छेड़ो मत, पर आपने ये भी देखना आप जहाँ पे जीते वहाँ पे मैक्सिमम राइट हैंड बैटर्स थे और आपके 4 बॉलर्स जो हैं वो बॉल को अवे फ्रॉम द राइट हैंडर्स लेके जाते हैं। तो ये आई थिंक पाकिस्तान को करना ज़रूरी है। बाकी इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच है, एक आज तक एशिया कप इंडिया के अलावा कोई जीता है और वो बांग्लादेश जीता है। लेकिन इस वक्त की जो इंडिया की टीम है वो बहुत फार सुपीरियर है बांग्लादेश की टीम से। तो आई थिंक उनका सेमीफाइनल मोस्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 साइडेड हो सकता है। बट पिछली जो इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज़ थी वो बहुत ही हीटअप, बहुत इंटेंस किस्म की थी और ट्रॉफी सेरेमनी में आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। तो शायद वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो कि ज़रा बांग्लादेश और तगड़ा होके आए। तो अच्छे सेमीफाइनल दोनों होने चाहिए। बिल्कुल, और अगर हम जीते तो हमें तो खैर पता चल जाएगा फाइनल में किससे खेलना है, क्योंकि वो पहले हो जाएगा। तो आई थिंक कंपैरेटिवनेस पूरी है वहाँ पर और बड़ा मजा आने वाला है। वैसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कैरी कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं दोनों सेमीफाइनल लाइन? और देखिए, अगर बांग्लादेश इंडिया की बात करूँ, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इंडिया एज फेवरेट्स नजर आता है। आई गेस 22 दफ़ा आमने सामने हो चुके हैं, पलड़ा ज़्यादा इंडिया का भारी आपको लगता है। और पिछला जो जैसे कप्तान ने भी कहा, मुझे याद है कि वो लिटरली लगा था कि शायद हाथापाई हो जाएगी प्रॉपर, सिवाय उस वो जो सीरीज जो था अपना, उसके अंदर थोड़ा सा आपको नजर आया था बांग्लादेश इन सीजन में, कहता हूँ कि तगड़े आपको परफॉर्मेंसेस नजर आई थी। वेरएस पाकिस्तान श्रीलंका की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, अभी भी उनका पलड़ा भारी नजर आता है। पाकिस्तान अगर हालिया सीरीज़ की बात करूँ, 11-12 मैचेस की बात करूँ, तो पाकिस्तान ने सिवाय वेस्ट इंडीज़ 1 मैच, बाकी नेपाल यूएई जैसी टीम्स को हराया। हमने भी एज सच कोई बड़ी टीम को नहीं शिकस्त दी। टफ मैच होगा। फिर वही कंपैरिजन होता, मैं अभी कप्तान से फिर भी बात कर रहा था कि अगर मैं श्रीलंका की कप्तान को देख लूँ, उनके पास एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपको कैरी ऑन नज़र आता है। डिफरेंट जाके वो लीग्स भी खेलती हुई आई हैं, वो एक आप एक्सपीरियंस लेके टीम के अंदर आती हैं। फिर जिस तरीके से श्रीलंका की टीम उनकी कप्तानी के अंडर खेल रहा है वो आपको डिफरेंट कलर्स में नज़र आता है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, मैं फिर जो कल हाईलाइट कर रहा था, आपका मिडल ऑर्डर है।
कि किस पोजीशन पे आप निदा डार की बात करें, किस पोजीशन पे आप दूसरे प्लेयर्स को आलिया रियाज को खिलाते हैं? मैंने तो क्योंकि कल बहुत ज़्यादा निशानदेही कर दी थी और कप्तान से स्टैंप भी लगवा दी थी कि चौथे पे आप आलिया रियाज को लाएं, पांचवें पे निदा को, उनको लाकर तो मैं खुद पूरा करें देखिए order। आलिया रियाज बोल एक रहे हो। नहीं उल्टा निदा- चौथे पे निदा- निदा, पांचवें पे आलिया। आलिया रियाज क्योंकि एक अच्छा आपके लिए फिनिशर हो सकती है। उस दिन शाहजी ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हमारी टीम अनफॉर्चुनेट अभी तक 20 ओवर्स नहीं खेल सकी, हम 19 ओवर्स तक मैक्सिमम गेम 20 पूरे नहीं कंप्लीट कर सके। दैट मीन्स कोई फ्लॉ आपके पास है, आपके पास एक गुड फिनिशर नहीं है। आप वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर भी आप बात करें, बहुत क्लोज मार्जिन के आपके पास गुड फिनिशर था नहीं मौजूद। वो तो क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है 130 140 वाली। खैर अब आप दे दें तरजीह, आप कह दें हम जीत रहे हैं एशिया कप, क्या जाएगा नहीं आपका? मेरी देखें ख्वाहिश है, देखें ये कोई भी बात करे कि जीतना नहीं जीतना, हार मुझसे बुरा, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता ये तो हार इसमें जितनी कोई हुई है। शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि जीतने वाले मामले पे हमेशा, चाहे इंडिया की बात करें, कप्तान सामने हमारे पास एक रिकॉर्ड भी जो इंडिया को हमने शिकस्त दी, लेकिन आपका डे बहुत मैटर करता है। अगर आपकी टीम ऐसे यूनिट बन के खेलती है, जस्ट नॉट वन और टू प्लेयर्स, यूनिट बन के खेलते हो, तो लिटरली मैं कहता हूं कि आप टफ टाइम दोगे फाइनल्स। बिल्कुल शाहजी, खैर मैं मेंस क्रिकेट से तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहा, लेकिन हालात यहाँ पर एटलीस्ट यूनिटी के बहुत बेहतर नजर आते हैं। यहाँ पर ऐसे मसाइल नहीं है जो अवैस कह रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं। अवैस की भी बात ठीक है, आपने भी उस दिन निशानदेही की कि वो पूरे ओवर्स खेलना, अब आपने मेज़बान श्रीलंका को श्रीलंका में खेलना। देखिए टेस्ट ज़रूर है वुमेन टीम का, क्योंकि जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने अभी तक जीते हैं वो चेस करके जीते हैं। अब अगर पाकिस्तान की बैटिंग पहले आती है तो कितना वो स्कोर करने में, कितना स्कोर सेट करने में वो कामयाब होती है टीम। और साथ ही ये टेस्ट मैं कहता हूँ कि कोचेस का भी है। कोचेस का इसलिए है कि ज़्यादातर डिपेंड करती है श्रीलंका की टीम चमारी तपतू पे, कि वो उनको जल्दी किस तरह आउट करते हैं, उनको बड़ा स्कोर किस तरह नहीं करने देते। जो अभी तक मेरा ख्याल है वो बड़ी फ्लुएंट खेलती हैं और बड़ी अच्छी खेलती हैं, और पूरा डिपेंड करता है श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप का कि वो कितना स्कोर करती हैं और फिर श्रीलंका कितना स्कोर बनाता है। और ये टेस्ट होता है फिर कोचेस का, कि कोचेस क्या कोई ऐसा तरीका बनाते हैं कि उनको जल्दी आउट कर दें, न बड़ा स्कोर करने दें। अगर वो पहले खेलते हैं तो पाकिस्तान का इतना हो कि चेसेबल टारगेट पाकिस्तान को अराउंड लेस देन 150 मिल जाए। फिर अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो पाकिस्तान कितना स्कोर करता है। देखें ये एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं कि पाकिस्तान कोई 150, 160 या 170 स्कोर कर ले। यहाँ जब नॉकआउट मैचेस होते हैं, सेमीफाइनल होता है, फाइनल होता है, तो आपको बड़ा स्कोर करना पड़ता है। 30 रन तो प्रेशर के डाल क्योंकि हाँ प्रेशर आप पे, फिर दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। और अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इस काबिल है कि वो 160, 170 कर सकती है, अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाए, जिस तरह के दोनों ओपनर्स पाकिस्तान की खेल रही हैं, मुनीबा और गुलफरोज, ये दोनों जिस तरह खेल रही हैं, अगर ये इसी तरह वही एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड दे दें और 160, 170 पाकिस्तान को मिल जाए, तो फिर प्रेशर डाल सकता है। जब प्रेशर में दूसरी टीम आती है तो अच्छी भी होती है, तो वो फिर मेल्ट डाउन कर जाती है, वो फिर उसको टेम्पो को एक मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक फैक्टर हमने कल भी कहा था कि कप्तान बहुत नीचे आकर बारी कर रही हैं, उनको जरा अगर आप ऊपर लाएंगे तो वो भी तजर्बा काफी कामयाब होगा। देखिए वो डिपेंड करता है, मैं तो समझता हूँ कि वो डिपेंड करता है कि अगर आपको देखें 100 रन का स्टैंड मिल जाता है, 70-80 रन का स्टैंड मिल जाता है, जिस तरह भी मिलता रहा है, तो फिर आप शफल्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, हिटर्स को आप भिजवा सकते हैं, ओवर्स को देखते हुए आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी को मैनूवर कर सकते हैं। कोचेस का बड़ा इम्तिहान होता है। देखिए अभी अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, मैं कहता हूँ उसमें रॉबर्ट ड्रेविड का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये कोई अगर डिनाई करता है तो गलत करता है, क्योंकि उसने आपको अंडर 19 इंडिया को भी जिताया, फिर उसने वर्ल्ड कप भी जिताया, और उसने टीम खिलाई वही टीम जो कि पिछले वर्ल्ड कप पे नज़दीक भी नहीं थी, वही टीम जो रवि शास्त्री के दौर में तितर बितर हुई थी, पता नहीं लग रहा था कि टीम कौन सी है और किस तरह खेल रही है। इंडिया वाज नोवेयर एट दैट टाइम। तो ये चीज़ें कोचिंग पे बड़ा डिपेंड करती हैं, आपकी स्ट्रेटजी मेकर्स पे बड़ा डिपेंड करती है। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त बेचारे गौतम गंभीर पे प्रेशर डाल दिया गरीब। हाँ, लेकिन उन्होंने भी मैनेजर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, तो वो उस तरफ आने लगे थे स्ट्रैटेजी में कि मैनेजर का किरदार क्या होता है। वो हमारे लाहौर स्टूडियो से में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम खान साहब। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली सारे आप पाकिस्तान इंडिया का फाइनल चाहते हैं, लेकिन दोनों सेमीफाइनल बड़े जबरदस्त हमें नजर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि श्रीलंका की टीम नो डाउट के बड़ी टीम है, और उसको हराना बड़ा मुश्किल तो मैं नहीं कहता क्रिकेट में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान का दिन है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। और अभी इन्होंने बात की, डिपेंड जो है वो सारा, अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है
तो उसमें यह है कि पाकिस्तान के ओपनर्स को बड़ा देख के खेलना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नंबर 3 और नंबर 4 बैट्समैन है। आप देखें कि वो किसको अब नंबर 3 और नंबर 4 पे खिलाते हैं। और एक बात हो रही थी वो डियाना बेग की, उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है, वो बड़ी अच्छी प्लेयर हैं, उनको आप टीम में रखें, उनको टीम में शामिल करें, आपको प्रॉस्पेक्ट देगी, वो आपको नतीजा देगी, वो अच्छी प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि उनका होना टीम में बहुत ज़रूरी है। तो इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। इस श्रीलंका चले, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान श्रीलंका को मारेगा। अगर 160, 165, 155 के करीब स्कोर होता है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान अगर चेज़ करना पड़ता है तो। उसके अलावा पाकिस्तान को जो है 170, 165 का टारगेट जो है वहाँ पे देना पड़ेगा अगर पहले बारी लेते हैं। तो पाकिस्तान का अगर दिन है, मैं ये कहता हूँ अगर पाकिस्तान क्रिकेट के दिन है तो इंशाल्लाह श्रीलंका से वो ज़रूर जीतेंगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि श्रीलंका को हराया नहीं जा सकता, सब कुछ होता है क्रिकेट में। तो बस डे की बात है और लक की बात है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी बैटिंग को शफल कैसे करते हैं, किसको किधर खिलाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये अभी शाहजी ने बहुत अच्छी बात की है, ये कोचिंग के लिए भी, कोचेज़ के लिए भी बहुत बड़ा टाइम है, उनको ये परखने का टाइम है कि क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कहाँ किसको भेजना चाहिए, ये उनके लिए भी एक लर्निंग टाइम है। और मेरा ख्याल है कि वो बहुत कुछ सीखेंगे, स्पेशली श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच में। सबसे पहले तो आप इसकी निशानदेही भी साथ साथ कर दें। अब आपने क्योंकि कोचिंग का प्रोस्पेक्ट बताया है और इस पे पहले भी बात हुई है कि फिर एज अ कोच जो आपने होमवर्क ऑपोजिशन को देखते हुए करना है। मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो चुकी है, आपके पास वीडियो एनालिसिस मौजूद होता है। अगर हम खाली चमारी आटापट्टू की बात कर लें, एक ऐसी प्लेयर अगर आपको नजर आ रही है, आपको स्ट्रेंथ पता है, तो उसके लिए फिर हिकमत अमली तैयार करनी है या अपनी स्ट्रेंथ ही सोचते रहें कि जी 2 लेग स्पिनर्स, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो टीम में खिला दें? जी, उसके लिए डेफिनेटली हिकमत अमली तो है, उनको कैसे पकड़ना है, कहाँ पे खिलाना है, कहाँ पे वो वीक है, ये तो कोच की स्ट्रेटजी होती है ना। कोच ने ये सारा देखना होता है और कोच आगे आपको गाइड करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं कि भी आपने कैसे इस प्लेयर को कैसे हैंडल करना है, आपने बॉलर कौन सा इस्तेमाल करना है, किस टाइम पे किसको लाना है। ये तो सारी एक प्लान होता है, ये मैच प्लान होता है, और ये कोच की पहले जो है वो रीड किया होता है कि किसने कहाँ पे आना है, किस कप्तान को उन्होंने सारा फीड किया होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोचिंग का बहुत अमल दखल है, और इस मैच में मैं समझ इम्तिहान है कोचेस का भी। वसीम बहुत अच्छे कोच हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे कोच हैं या वो कोचिंग नहीं कर सकते, बहुत अच्छे कोच हैं, और इंशाल्लाह वो हैंडल करने में मेरा ख्याल है कि कामयाब हो जाएंगे। तो लेट्स सी, मैं तो होप करता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीते। इंशाल्लाह जी, हम सबकी यही दुआएं हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा पहले बैटिंग का प्रोस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन साथ में चाहूँगा सबसे पहले आप ये बताएं कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं इस टीम के। देखिए फील्डिंग, फिर मैं वही क्रेडिट कोई नहीं लड़कियों से लूँगी, लेकिन नेपाल और यूएई के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छी नज़र आई। वहाँ पर प्लेयर्स जनरली बड़े मोटिवेटेड और उनको एक सेल्फ बिलीफ बहुत हाई होता है। इंडिया के अगेंस्ट उस तरह की एक स्पिरिट आपको नज़र नहीं आई। मेरे नज़दीक एक गलती हुई इनसे कि जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने पहले बारी की। इंडिया को जब भी हमने पकड़ा है, हमने हमेशा उनको पहले बॉलिंग करके पकड़ा है, क्योंकि इंडिया का बैटिंग लाइनअप इतना लंबा है कि आप उनसे गलती कराते हो कि वो बहुत बड़ा स्कोर करने जाए। हमारा बैटिंग लाइनअप ज़्यादातर एवरेज स्कोर्स पे रहता है, 150, 140 तक भी चला जाए इंडिया के अगेंस्ट तो बड़ी बात है। तो ज़्यादा चांस आपके पास ये होता है कि आप उनको बारी करवाएं, गलती करवाएं, 120, 130 पे आउट करें और आपके बैटर्स उसको चेस कर दें। जनरली हम इंडिया को जब भी पकड़ा है इसी तरह से पकड़ा है, तो उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पहले बारी कर ली तो अगले 2 मस्ट विन मैचेस हो गए। तो जो हल्की टीम्स थी जहाँ आपको पहले बारी करनी चाहिए थी, वहाँ आप बारी कर नहीं सके। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि आपके सिर्फ टॉप के 3 लोगों की बारी आई है, और सिद्रा की भी बहुत थोड़ी देर के लिए आई है एक मैच में, बाकी आपके ओपनर्स ही खेल गए हैं। अब जब नॉकआउट के मरहला आया है, अब वहाँ पर आपके मिडल ऑर्डर की बारी नहीं आई हुई। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपका शुरू से जो डिसीजन मेकिंग होती है आपकी टूर्नामेंट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
और वो अब ऑब्वियसली पाकिस्तान उस तरह की टेरिटरी में, अगर आप श्रीलंका को देखें, इंडिया को देखें, उनके सारे मिडल ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने पहले बारियां की हैं, चमारी 100 कर चुकी है, इंडिया 200 को भी टच कर चुका है, 190 भी स्कोर कर चुके हैं तो इस टूर्नामेंट में, तो उनके सारे प्लेयर्स ने बारियां ली हुई हैं। तो ऑब्वियसली वो टीम ज़रा थोड़ी, इवन बांग्लादेश ने कल 178 किया हुआ था, तो उन टीम्स की थोड़ी सी जो बैटिंग कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होगा पाकिस्तान से। तो इन चीज़ों को भी आपको बड़ा शुरू से दिमाग में अगर रखना पहले पड़ेगा। बैटिंग आ जाती है तो व्हाट्स अ स्कोर जिस पे आप कहेंगी कि हम डिफेंड कर सकते हैं बहुत आराम? देखिए ये तो पिच पे डिपेंड करता है, आउटफील्ड पे इधर से बैठे हुए हम नहीं बता नहीं सकते, analysis होगा। पर श्रीलंका की टीम ऐसी है, वो एक टाइम था बहुत ज़्यादा चमारी सिंगल हैंडेडली जिताती थी। अब उनकी यंगस्टर गरुणा रत्ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, अब उनके यंगस्टर्स ने भी काफ़ी रन्स करने शुरू कर दिए, तो आपको 140 से तो ऊपर मिनिमम जाना पड़ेगा ताकि आपके पास चांस हो, कुशन हो। वो जो 10-20 रन आपको प्रेशर में आपसे मिस फील्डिंग हो जाती है या कोई बैड डिलीवरी हो जाती है, तो 140 तो मिनिमम बेंचमार्क होता है श्रीलंका की पिचेस पे, उसके ऊपर फिर जितना हो जाए वो अच्छा। बिल्कुल जी। कोच साहब, मैनेजर कोच, आप बताएं, आप मतलब ये फील्डिंग स्टैंडर्ड पर पहले ज़रूर बताइएगा कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो फिर आपकी फील्डिंग में नज़र आता है और वाइस वर्सा, एक अच्छा कैच पूरी टीम को एकदम से उठा देता है। तो ये चीज़ें कैसे आप इन इंडिकेटर्स को देख रहे हैं? अहमद भाई, हमारी दो चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली जब एक बड़ी टीम के खिलाफ जब आप जीतते तो उसका एक बूस्ट आपको मिलता है, लेकिन जिस वक्त आपका, मैंने कहा ना, अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान ने अब तक कोई बहुत बड़ा एक मैच नहीं जीता। हमने ठीक है यूएई के खिलाफ भी जीता, यूएई एक अच्छी साइड है, अगर हम बात करें बड़ा तकड़ा एक ऊपर आ रही है, लेकिन शायद ये भी एक बूस्ट होता है टीम के लिए। और आपने फील्डिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स देखे होंगे, जो सिद्रा अमीन का कैच था स्पेसिफिकली बात करूं तो फिटनेस को नज़र आता है कि आपने अपनी फिटनेस पे काम किया। और सोशल मीडिया पे ऐड भी मैं देखता भी रहता हूँ, वो प्रॉपर अपनी फिटनेस पे काम कर रही हैं, वो आपको नज़र भी अब आता है। आपको छोटी जो जीत है वो भी बूस्ट करती है यहाँ पर। श्रीलंका एक टफ टीम है, ऑब्वियसली आपके भी जहन में जब कप्तान 140 की बात करिए, मैं तो ये कहूँगा कि 160 180 आपको करना पड़ेगा। आपको उस माइंडसेट से निकलना है। पाकिस्तान के अंदर मसला वही ना कि फिनिशर नहीं है आपके पास, आपको उस माइंडसेट से अब जाना पड़ेगा। 225 स्कोर हो रहा है, इंडिया भी कर रहा है 225 कर रहा है, ठीक है, उनका थोड़ा सा गैप भी है क्रिकेट का, बहुत ज़्यादा उनको क्रिकेट मिलती है, जाके वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रही हैं, लेकिन आपका माइंडसेट, खास करके जो आपका मिडल ऑर्डर है, सेमीफाइनल से पहले मैं कहता हूँ एक झटका बड़ा ज़रूरी होता है जब आपका मिडल ऑर्डर भी टेस्ट होता है। अब वो टेस्टेड नहीं है सच कंपेयर्ड, अगर मैं बात करूँ इंडिया के खिलाफ वो टेस्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन इस सेमीफाइनल के अंदर मिडल ऑर्डर किस तरीके से प्रेशर को इनहेल करता है। लेकिन हैट्स ऑफ मुनीबा की बात करूँ, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, मिडल ऑर्डर में खिलाया, नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, खुदारा अब उसको स्टिक अराउंड करना या ना सेमीफाइनल फिर उसकी जगह चेंज बिल्कुल ऐसे ही है। फिनिशर की बात वैसे की है, क्रिकेट में हमारे यहाँ क्रिकेट में फिनिशर तो कुछ हैं, लेकिन वो टीम फिनिश कर जाते हैं ना, वो फिनिश मैच नहीं होता। तो ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। बट जाने से पहले एक बहुत अहम खबर, जिस तरह हमने आपको बताया कि पेरिस ओलंपिक्स जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं, पूरी दुनिया से एथलीट्स पेरिस का रुख कर चुके हैं, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी हो रही है। शाहजी, मैं चाहूँगा जाने से पहले आप थोड़ा सा पाकिस्तान के कंटिजेंट के बारे में हमें बता दें। जी देखें, पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये पेरिस ओलंपिक्स के 2 चांसेस पाकिस्तान के पास। वैसे तो मैं कहता हूँ कि तीनों शूटर्स का चांस है, 7 आपके एथलीट्स हैं और उनके साथ कोचेज़ हैं, टोटल मिला के 11 ऑफिशियल बनते हैं, 18 का कंटेंजेंट है जो कल आपको मार्च पास्ट में नज़र आएगा। लेकिन जो शूटर्स हैं उन तीनों का चांस है। मैं तो ये फील करता हूँ कि जिस तरह का शमाला है वो 10 मीटर पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल में होती हैं, और वो पाकिस्तान की पहली वाहिद खातून है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट ओलंपिक्स, एशियन गेम्स। तो उनके चांस हैं, अगर उनका वो दिन अच्छा निकल जाए, जब वो मतलब हिट कर रही हो टारगेट को, वो उनको मेंटली वो फुली फोकस्ड हों, तो चांस उनके बनते हैं। फिर गुलफाम जोसेफ हैं, वो मेन में, इसी कैटेगरी में वो मेन में हैं, उनका भी चांस है। अगर वो अच्छा कर जाएं तो उनका भी चांस है। ये मैं आपको बताऊं कि शूटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस टाइम पे कितने फोकस्ड हैं। फिर गुलाम बशीर, जी गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, जिनकी इनका तो 26-27 को है। फिर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर जो हैं वो 4 अगस्त और 5 अगस्त को, 4 को क्वालिफाइंग है, 5 को उनका फाइनल है। वो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में वो उनकी कैटेगरी है। तो होपफुली उन्होंने तो देखें, वो भी पाकिस्तान की तरफ से पहले शूटर थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज लिया। तो कैपेसिटी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको पता है इज मच स्ट्रांगर देन व्हाट फील्ड वी गेट इन एट ओलंपिक्स। तो वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसमें अगर आप मेडल जीत सकते हैं तो ओलंपिक में भी आप जीत सकते हैं। फिर ऑब्वियसली अरशद नदीम जेवलिन, और वो तो एक फेवरेट है, ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स कि वो कोई ना कोई पोडियम पे। लेकिन पाकिस्तान 30 साल में कोई मेडल नहीं जीता। लास्ट टाइम
वी वन मेडल, मैं खुद वहाँ था बार्सिलोना, और इस वक्त भी मेरा ख्याल है मैं जा रहा हूँ, तकरीबन शायद 1 या 2 को निकल जाऊँ मैं पेरिस में भी, और कवर करूँ इस अरशद नदीम का इवेंट, और मेडल लेकर वापस मेडल अल्लाह करे लेके वापस 70 सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़े। नहीं, इस बार नहीं है 70 सीढ़ियाँ। 92 को हमने हॉकी, 92 बार्सिलोना ओलंपिक में हमने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उससे पहले आपको पता है हुसैन शाह ने 88 में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो एक हमारी इतना बड़ा खला आ गया, इतना बड़ा वैक्यूम आ गया कि हम कोई मेडल नहीं जीत सके। 30 साल, ऑलमोस्ट 30 साल 32 साल हो गए हैं, और होपफुली और उम्मीद हम करते हैं कि या शूटर और या अरशद नदीम पाकिस्तान को इस दफा जरूर मेडल जितवाएं और मेडल के साथ इंशाल्लाह। इस आई थिंक आने वाले हफ्ते में इस पे हम पूरी बात करेंगे कि वो खला कहाँ पर रही है। बट सना, अवैस और शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिम खान साहब का बहुत शुक्रिया। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो हमारा दस्ता कर रहा है, उनके लिए हम नेक तमन्नाएं तो ज़रूर रख रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान मेडल तो लेकर आए। और साथ ही साथ आने वाले हफ्ते में हम इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।